गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो, हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली एवं चुनौतियां, और उसमें से फर्स्ट लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है सो सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे, और सेकेंड लेक्चर में जो लेक्चर पढ़ेंगे, आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है चौथा आम चुनाव। इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत में चौथा आम चुनाव जब हुआ था तो कैसे हुआ था। तो हम लोग को पता है कि हमारा देश जो है 1947 को आजाद हुआ, 1952 को संविधान बना, फिर संविधान जब बना तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन बनी, और इलेक्शन कमीशन जब बनी तब जाकर के यहाँ पर चुनाव हुआ। पहली बार जो भारत में चुनाव हुआ था, कब हुआ था? 1952 में, जिसको हम लोग कहते हैं पहला आम चुनाव। फिर हुआ था 1957 में, जिसको हम लोग कहते हैं दूसरा आम चुनाव। फिर तीसरा जो हुआ था 1962 में, चौथा हुआ था 1967। लेकिन जो चौथा आम चुनाव हुआ था ना, उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। हमारा देश जो है बहुत बुरे दौर से चल रहा था। क्यों चल रहा था बुरे दौर से? बुरे दौर से चलने के पीछे रीजन ये था कि हमारे दो प्राइम मिनिस्टर जो है, वो दो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए हमारे देश को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे। कौन कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। अब समझो किसी देश की इतनी बड़ी बदकिस्मती हो सकता है कि हमारे देश के जो सबसे बड़ी पद माने जाते हैं प्रधानमंत्री, और उस प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले हमारे प्रधानमंत्री यदि दो लगातार मर जाते हैं, तब जाकर के हमारे देश की स्थिति कैसी होगी? खराब होगी कि नहीं होगी? ये वजह था। दूसरा वजह ये था कि हमारे देश में इसी बीच में 1960 के दशक में दो युद्ध भी झेल चुका था। एक युद्ध जो हुआ था भारत चीन के बीच में हुआ था, जो 1962 को हुआ था। भारत चीन के बीच में जो युद्ध हुआ 1962 में, इसमें भारत को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। दूसरा युद्ध जो हुआ था 1965 में हुआ था, इसमें भारत को जीत मिला। लेकिन युद्ध में कभी किसी का जीत होता है क्या? हमेशा नुकसान ही होता है। तो भले ही इसमें जीत मिल गया, लेकिन फिर भी भारत को जो है सो बहुत आर्थिक स्थिति का चोट पहुंचा, अर्थव्यवस्था पर बहुत चोट पहुंचा, और यहाँ पर बहुत तरह की समस्या उत्पन्न हो गई। भारत की आर्थिक स्थिति जो है सो बहुत खराब हो गई। अब क्या हुआ? तो ये युद्ध तो हुआ, तो ये अलग बात ही है। और वजह था जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था और चौपट हुआ। कौन कौन सा वजह था? तो यहाँ पर मानसून भी हमारा साथ नहीं दे रहा था। कहा जाता है ना, जब समय खराब हो ना, तो भगवान भी साथ नहीं देते, नसीब भी साथ नहीं देता है। सही बात है ये। यदि समय खराब हो जाएगा तो नसीब भी साथ नहीं देता है। जो काम हम करने जाएंगे वही काम असफल हो जाएगा। जिस काम को हम सोच करके करेंगे ना, वही काम जो है सो नहीं बनेगा। तो जब समय खराब होता है तो सब कुछ खराब होता है। इसलिए समय जब खराब हो जाए तो समझो पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हड़बड़ा जाना चाहिए, ठीक ना। भारत के पास भी समय भी खराब चल रहा था। 1960 का दौर जो है सो पूरा बुरा दौर चल रहा था। यहाँ पर मानसून भी सफल साथ नहीं दे रहा था। कहीं पर बाढ़ है तो कहीं सूखा है, तो कहीं अकाल है, तो कहीं क्या है, तो कहीं क्या है, जिसकी वजह से यहाँ पर खेती सही से नहीं हो पाई। अब सूखा होगा तो खेती होगी, अब खेती की पैदावार में गिरावट हो गई। जितना धान होना चाहिए उतना धान नहीं होने लगा, जितना गेहूं होना चाहिए उतना गेहूं नहीं होने लगा, इसमें कमी आ गई। फिर क्या हुआ? गंभीर खाद्य संकट हो गया। गंभीर खाद्य संकट कहने का मतलब यहाँ पर जो खाने पीने का व्यवस्था जो था, वो खाने पीने की व्यवस्था में कमी आ गई। जो अनाज था, अनाज की मात्रा में कमी आ गई। हमारे यहाँ भंडार नहीं मिलने लगा। अभी जैसे कि सबको 5 किलो चावल मिलता है ना, 5 केजी चावल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अनाज स्टॉक में है, इसलिए। लेकिन उस समय अनाज भी स्टॉक नहीं था, तो गरीबी कैसे दूर किया जा सकता है? लोग भूखे मर रहा था। लोग सोच रहा था किस तरह हम अपने परिवार को पालें, कैसे हम अपने परिवार को मैनेज करें। टेंशन इस बात का था उस समय। और क्या था? विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो गई। अब विदेशी मुद्रा भंडार, इसका मतलब होता है कि यहाँ से जो निर्यात होती थी जो वस्तुएं, एक देश से दूसरा देश जो वस्तु निर्यात होता है ना, जैसे कि मान ले इंडिया है, ये क्या है? इंडिया। और इंडिया से बहुत सारा सामान जो है सो दूसरा देश जाता है। जब दूसरा देश जाएगा
वहां पर सेलिंग होगी तो इंडिया को उससे टैक्स मिलेगा, वहां से इनकम होगा। तो ये जो इनकम होता था ना इंडिया को, ये इनकम भी जो है सो कम पड़ गया, क्योंकि सामान ज्यादा निर्यात नहीं होने लगा, निर्यात में कमी आ गई, जिसकी वजह से जो विदेशी मुद्रा था, जैसे मान ले यहाँ पर कोई अमेरिका गया तो अमेरिका से डॉलर कमाएगा। अब डॉलर, अब अमेरिका में जितना सामान जाना चाहिए उतना जा ही नहीं रहा था, तो डॉलर की संख्या कम होगी कि नहीं होगी। तो इस तरह से विदेशी मुद्रा की संख्या भी क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पर जो उद्योग बनना था, इंडस्ट्री जो बनी थी, वो इंडस्ट्री ज्यादा मात्रा में नहीं था, जिसकी वजह से उद्योग में अच्छा वस्तु का उत्पादन नहीं हो पा रहा था। औद्योगिक उत्पादन में यहाँ पर कमी हो गई थी। क्यों उद्योग नहीं बन पा रहा था सर? तो उद्योग नहीं बन पाने की वजह से रीजन ये है कि लोग खाएगा कि अपना फैक्ट्री लगाएगा। आखिर में पैसा रहेगा इंडिया के पास तब ना वो उद्योग फैक्ट्री लगाएगा। तो इंडिया के पास पैसा ही नहीं था ज्यादा मात्रा में, जिसकी वजह से उद्योग भी नहीं, और उद्योग नहीं लगा, फिर गिरावट और ज्यादा हो गई निर्यात में। अब खर्च भी बढ़ने लगा, खर्च तो बढ़ेगा ही, क्योंकि हमारे देश की सेफ्टी का बात है। अभी चीन अटैक किया है भारत में, पाकिस्तान अटैक किया भारत में। यदि हमारे देश की सैनिक व्यवस्था नहीं हो अच्छा रहेगा तो क्या गारंटी है आगे चल करके नेपाल भी अटैक कर सकता है, क्या गारंटी श्रीलंका भी इधर से अटैक कर सकता है। जब कोई कमजोर होता है ना, तो कमजोर पर लोग जो है सो प्रहार करते रहता है, चोट पर चोट मारते रहता है। उसी तरह यदि भारत कमजोर रहता तो दूसरा एक कमजोर का देश, जिसको एक वक्त का रोटी सही से नहीं मिल पाता है, वो भी देश जो है सो भारत पर आंख उठाता और उसको जो है सो परेशान करता। इसीलिए भारत के पास स्थिति ये था कि किसी तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को अच्छा किया जाए, और यहाँ की जो सैनिक व्यवस्था है ना, उस सैनिक व्यवस्था को भी अच्छा किया जाए। तो सैनिकों में भारत ने क्या किया, इन्वेस्ट करना शुरू किया, कैसे हम अपने सैनिक की मात्रा को बढ़ावें, तब जाकर के दूसरा देश हमारे देश में आक्रमण न कर पाए। तो इतना स्थिति खराब होने के बावजूद भी यहाँ पर चौथा आम चुनाव होता है, और चौथा आम चुनाव होता है जिसमें वही सक्सेस हुई, इंदिरा गांधी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर बनी, जिसको पहले भी चुना गया था। जब लाल बहादुर शास्त्री एक्सपायर कर गए थे, तब जाकर के इंदिरा गांधी को यहाँ के ये प्रधानमंत्री चुना गया था, है ना। फिर नहीं रोका जा सकता है, 5 साल के अंदर, मतलब 5 साल उसको वैलिडिटी पूरा करना होता है। यदि सरकार बनाने में सक्षम है तो क्यों रोकेगा वो। फिर से इलेक्शन कराने में खर्च होता है कि नहीं होता है। हाँ, तो अब समझो इतना बुरी दौर से गुजर रहा है, फिर से इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में कम खर्च होता है, हमारे देश की जीडीपी और ज्यादा नीचे गिर जाएगा। इसीलिए जो है सो इलेक्शन ना करा के, इलेक्शन तो वैसे 1 साल में कराया ही, 1 साल के बाद तो इलेक्शन हुआ ही ना, लेकिन उस समय 1 साल के बाद कराना ही था। हमारे देश की पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, उसके पास कैंडिडेट की कमी, कि मान ले एक कैंडिडेट मर गया, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, तो दूसरा प्राइम मिनिस्टर कोई बनेगा ना। पार्टी यदि गिर जाती, सरकार बनाने के योग्य नहीं होता, तब उस कंडीशन में चुनाव हो सकता है। यदि कोई पार्टी सरकार बनाने के योग्य नहीं है तब, यहाँ तो योग्य था, बहुमत था इसके पास, कांग्रेस के पास। अब इंदिरा गांधी जब बने तो इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री बने, तो सबसे पहले इन्होंने रुपये का अवमूल्यन कर दिया। जी, पहले क्या होता था कि $1 का दाम जो है सो 5 रुपये होता था, $1 है, और $1 का दाम कितना रुपया होता था, 5 रुपया। बाद में जब अवमूल्यन हुआ तो $1 का दाम कितना रुपया हो गया, 7 रुपया। अभी इतना ज्यादा बढ़ गया कि $1 का दाम, $1 का दाम 91 रुपया हो गया है, 91। उस समय $1 का दाम कितना था, और अभी कितना हो गया, $1 का दाम 91 रुपीज, 91 रुपया हो गया, समझो। तो यहाँ पर हुआ क्या, जब अवमूल्यन हुआ, इतना स्थिति खराब हुई, उत्पादन कम हुआ। अब उत्पादन कम हुआ तो महंगाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हमारे देश में महंगाई बढ़ने लगा। महंगाई जब बढ़ी, बेरोजगारी भी बढ़ने लगा, क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा था। अब बेरोजगारी जब बढ़ेगी तो क्या होगा, कोई यदि बेरोजगार रहता है
जो कुछ काम नहीं करता है तो वो भारत बंद करेगा, आंदोलन करेगा, कभी भारत बंद, कभी हड़ताल, कभी क्या नहीं, पूरी तरह से भारत पर रोक लगा देगा कि आज सब मार्केट बंद। कभी सुनियो कि हजारीबाग बंद होगी, तो उसी तरह से सब बस ट्रैफिक जितना भी कुछ है सब बंद, मार्केट उर्केट सब बंद, सिर्फ हॉस्पिटल को ओपन रखता है क्योंकि इमरजेंसी रहता है हॉस्पिटल में, उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो आदमी भी चल जाएगा ऊपर, समझे कि नहीं। हाँ, तो कहने का मतलब है बेरोजगारी बढ़ी, जिसकी वजह से कभी देश बंद हो रहा था तो कभी लोग यहाँ पर हड़ताल कर रहे थे, समझे कि नहीं, ये सारी स्थिति था। और इसी बीच में चोट पर चोट देते जा रहा था साम्यवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी। दो पार्टी ऐसा था, जब भी पार्टी सरकार किसी का भी रही, विपक्ष में जो रहता है ना वो चाहता है कि कैसे हम उस सरकार की गलती निकाले, अरे इसको जो है सो पूरा जनता के सामने निंदा करे, ताकि अगला इलेक्शन होगा तो उसमें हमारी जीत होगी। ये पार्टी राजनीति में ऐसा ही खेल चलता है। कांग्रेस पार्टी चल रहा था यहाँ पर, अब कांग्रेस पार्टी चल रहा था, लेकिन उसी बीच में जो समाजवादी पार्टी था और साम्यवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये जो दो पार्टी था, अब इन्होंने क्या किया, आंदोलन छेड़ दिया देश में। अभी देश बुरी स्थिति से गुजर ही रहा था, कहीं बंद हो रहा है तो कहीं हड़ताल हो रहा है देश में, और इसी बीच में इन्होंने क्या किया, समानता के लिए आंदोलन छेड़ दिया कि सभी को समान अधिकार दिया जाए, जितना भी लोग हैं सभी को क्या किया जाए, समान अधिकार दिया जाए, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो। तो ये बात सही है, लेकिन मुद्दा इन्होंने यही उठाया था। किस मुद्दा पर इन्होंने आंदोलन छेड़ा, समानता के मुद्दा पर, कि सभी को क्या किया जाए, समान अधिकार दिया जाए। और इसी बीच में एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो था, इसी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जो साम्यवादी के लोग थे, ये अलग होकर के मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनाया। और कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के बाद जितना भी किसान थे, इस किसान को इस पार्टी में शामिल किया, और अब जो है सो किसान भी जो है सो आंदोलन करने लगा और अपनी मांग को रखने लगा कि निर्यात के लिए, सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध कराया जाए, जो टैक्स लगता था वो टैक्स को समाप्त किया जाए। वैसे तो टैक्स खत्म कर दिया था, कृषि पर कोई टैक्स नहीं लगाई गई थी, लेकिन किसान भी उत्पादन के लिए, बीज वगैरह के लिए, तरह तरह के मुद्दा के लिए जो है सो किसान आंदोलन करने लगे, और ये विद्रोह हुआ, आंदोलन चलता रहा। तो समझो चौथा आम चुनाव जो था, क्या चौथा आम चुनाव एक अच्छा स्थिति में हुआ था? आप समझ सकते हो कि चौथा आम चुनाव में कितनी बड़ी समस्या थी, कितना खराब सिचुएशन था, और इस खराब सिचुएशन के बावजूद जो है तो यहाँ पर चौथा आम चुनाव हुआ, और इस आम चुनाव में हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर कौन बनी? इंदिरा गांधी बनी। तो ये था तुम्हारा कौन सा इलेक्शन? फोर्थ इलेक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक? लिख लो इसको। चलो हो गया। अब अगला टॉपिक देखो, गैर कांग्रेसवाद। गैर कांग्रेसवाद, इसका मतलब होता है कि भारत में कांग्रेस के अलावा दूसरा पार्टी का उदय कैसे हुआ। हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी चल रही है कि नहीं चल रही है, तो कांग्रेस के अलावा जो है सो दूसरा पार्टी का विकास कैसे हुआ। थोड़ा स्लो कर दो उसको, फैन को स्लो कर दो, पीछे दिया हुआ है स्लो करने का ऑप्शन। देखो, जो दल थे, दो पक्ष और विपक्ष होता है, ये बात तुम लोग को बताएं। पक्ष उसको बोला जाता है जिसकी सरकार होती है। जैसे मान ले चुनाव हुआ, ये इंडिया है, चाहे कोई भी है, राज्य में विधानसभा चुनाव है, चाहे देश में लोकसभा चुनाव, ये इंडिया है। और इस इंडिया में मान ले चुनाव हुआ और चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, तो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो ये पक्ष कहलाएगा, और इसके अपोजिट में जो पार्टी रहेगा वो विपक्ष कहलाएंगे। ये तुम लोग को बताए हैं, बताए ना। तो पक्ष की पार्टी जो थी वो कांग्रेस पार्टी था, और विपक्ष में छोटी छोटी पार्टियां, सब कई सारी पार्टियां रहती है, लेकिन पक्ष में भी रहता है, कोई गठबंधन है तो गठबंधन, अकेला है तो अकेला। यहाँ पर कांग्रेस अकेला था, समझे कि नहीं। अब हुआ क्या, विपक्ष को लगा कि कांग्रेस के जो पक्ष पार्टी कांग्रेस है, इस कांग्रेस में अंदर में मतभेद चल रहा है। और ये बात सही है कि अंदर अंदर में मतभेद चल रहा था। क्यों मतभेद चल रहा था सर?
क्योंकि के कामराजन ने जिस पर्पस के लिए इंदिरा गांधी को यहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनाया था, वो उसके मुताबिक नहीं चल रही थी। वो सोच रहा था कि प्राइम मिनिस्टर को यहाँ इंदिरा गांधी को हम एक मोहरा बनाएंगे और सारा काम जो है सो हम लेंगे, डिसीजन हम लेंगे। जो कि इंदिरा गांधी थोड़ी पढ़ी लिखी थी, अच्छी थी, जानकार थी। क्या के कामराजन नहीं बना? उसको जनादेश भी तो मिलना चाहिए, उसको पार्टी का सपोर्ट भी तो मिलना चाहिए, नहीं बना। तो यहाँ पर यदि देखा जाए, अब मान ले बीजेपी है, अभी बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा है, तो जेपी नड्डा अभी प्रधानमंत्री बन जाएगा मोदी के बाद? नहीं बन पाएगा ना। पार्टी जिसको चाहेगा वो बनेगा। अभी सबसे अच्छे नेता यदि कोई है तो वो है नितिन गडकरी। बहुत अच्छा काम करते हैं, रोड में इतना अच्छा रोड बना दे रहे हैं हर जगह। इसके अलावा नितिन गडकरी जो है, अब उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि जो ट्रक चलेगा ना, अब ट्रक में भी एसी सिस्टम होगा, और जिस ट्रक में एसी सिस्टम नहीं होगा उस ट्रक को बैन कर दिया जाएगा। एसी, क्योंकि हम लोग कार में चलते तो एसी रहता है कि नहीं रहता है। अब ट्रक में वो मजदूर जो है, ट्रक में इतना गर्मी में वो चलता है, समझो कि वो पसीना पसीना होते रहता है, उसको ज्यादा जरूरत है एसी का। वो रिलैक्स रहेगा तो गाड़ी सही से चलाएगा, और वही यदि गर्मी परेशान रहेगा तो गाड़ी सही से चला पाएगा क्या? इसीलिए अब ट्रक में भी एसी की सुविधा वो कर रहे हैं। तो नितिन गडकरी बहुत अच्छे नेता है। बाकी दूसरा रहे चाहे नहीं, अभी एसएससी का प्रोटेस्ट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रही है, पूरा दिल्ली में एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, समझे कि नहीं? सब क्यों हो रहा है? सब यही पढ़ाई की वजह से। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो विपक्ष को लगा कि अंदर ही अंदर मतभेद चल रहा है। किसमें? कांग्रेस पार्टी में। और इंदिरा गांधी भी अनुभवहीन है, इसके पास अभी अनुभव नहीं है। तो विपक्ष को लगा कि यही टाइम है कि हम क्या करते, जितने भी गैर कांग्रेस पार्टी है, मतलब कांग्रेस को छोड़ करके जितने भी पार्टी है, हम लोग एक साथ आते हैं चौथा आम चुनाव में, और एक साथ आने के बाद क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा चौथा आम चुनाव के बाद परिणाम क्या हुआ, तो यही बात लिखना है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि गैर कांग्रेसवाद का विकास कैसे हुआ, आंसर यही लिखना है, समझे कि नहीं? गैर कांग्रेसवाद भी पूछे तो आंसर यही, चौथा आम चुनाव का परिणाम भी पूछे तो आंसर यही। क्वेश्चन देखो है आंसर वही, क्वेश्चन का थोड़ा सा ट्रेंड क्या कर दिया चेंज। अब हम तुम लोग का टेस्ट लेते हैं, तो टेस्ट लेते हैं, थोड़ा सा आंसर वही लिखना रहता है, थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न हम चेंज करते हैं। अब पैटर्न चेंज करते हैं, तुम लोग भी चेंज हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना है। देखो, यदि सक्सेस पाना है बाबू तो टेस्ट दो। जितना तुम टेस्ट लिखोगे, जितना तुम अपने आप को टेस्ट दोगे, उतना तुम बेहतर से बेहतर बनोगे। क्योंकि टेस्ट देने के बाद असली औकात पता चलता है कि हम कितना पानी में, मेरे पास कितनी क्षमता है, समझा कि नहीं? और टेस्ट यदि तुम नहीं लिखोगे तो ये बात पता नहीं चलेगा कि हम कितना जानते नहीं जानते। टेस्ट में होता क्या है, भूल चूक माफ होती है। अब जो गलती हम यहाँ कर रहे हैं वो गलती हम फाइनल एग्जाम में ना करेंगे। और कोई भी चीज जो है सो समुदाय में पढ़ो, कम्युनिटी में। ऑनलाइन क्लास जो करता है वो टॉप क्यों नहीं कर पाता है? टॉप इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा तो आज पढ़ा तो पढ़ा, 8 दिन पढ़ा तो पढ़ा, 9वां दिन उसको रेस्ट करने का मन किया तो रेस्ट कर लिया, 10वां दिन रेस्ट करने का मन कर लिया, रेस्ट कर लिया। ऑनलाइन में ये हो जाता है। ऑफलाइन में ये होता है कि रेगुलर क्लास करना है, हम जाए चाहे नहीं जाए क्लास चलेगा, समझे कि नहीं? वो क्लास जो है सो चलते रहता है। और ऑफलाइन में टेस्ट जो होता है सामने होता है, टीचर के सामने होता है, बिल्कुल एग्जाम की पैटर्न की तरह टेस्ट होता है। इससे असली औकात पता चलता है कि हम कितना पानी में हैं, हमारी तैयारी कैसी है, और वही बंदा जो है सो टॉप करता है। न तो बिना टेस्ट का टॉप करना पॉसिबल नहीं है, समझा कि नहीं? इसलिए तुम लोग भी पढ़ो। तो यहाँ ये लोग जो था, यहाँ पूछेगा, तुम लोग को पूछेगा, क्या पूछेगा कि चौथा आम चुनाव का परिणाम क्या था, उस समय ये लिख देना है। फिर पूछेगा गैर कांग्रेसवाद का विकास कैसे हुआ, उस समय ये लिख देना है, समझी? क्वेश्चन वही, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, लेकिन तुम लोग चेंज हो जाते हैं कि सर क्या क्वेश्चन दे दिए, आंसर वही रहता है। देखो, तो यहाँ जो चल रहा था कि जो दल थे, इस दल में तो पक्ष और विपक्ष था। विपक्ष को लगा कि कांग्रेस के अंदर जो है
मतभेद चल रहा है और इंदिरा गांधी भी ज्यादा अनुभव नहीं है। यही मौका है कि जितने भी गैर कांग्रेसी पार्टी हैं, जो भी पार्टी, समाजवादी पार्टी हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, सोशलिस्ट पार्टी हो गया, ये सब पार्टी जो है सो एक साथ आ जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी हार जाएगा। और इसका लीड कौन कर रहा था? राम मनोहर लोहिया। ये राम मनोहर लोहिया बहुत ही अनुभवी नेता थे, जानकार भी थे, राजनीति के विशेषज्ञ भी थे। ये राम मनोहर लोहिया समाजवादी पार्टी के थे ये। और इन्होंने क्या कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी गरीबी का पार्टी नहीं है, गरीब का पार्टी नहीं है, वो अमीर का पार्टी है। नारा दिया, इसका नारा यही चला था चौथा आम चुनाव में कि कांग्रेस पार्टी जो है सो गरीब का पार्टी नहीं है, बल्कि ये किसका पार्टी है? अमीर का पार्टी है। इसलिए इन्होंने कहा सारा गैर कांग्रेसी एक साथ आओ और हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, और इलेक्शन जब लड़ेंगे तब जाकर के कांग्रेस को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि कांग्रेस एक लोकतंत्र पार्टी नहीं है। हमारे देश में अलोकतंत्र बढ़ रहा है, यहाँ पर जो है सो कांग्रेस का प्रभुत्व बढ़ रहा है, जनता को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, गरीबी नहीं हट रही है, बेरोजगारी नहीं हट रही है, समझा कि नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं, अनाज नहीं मिल पा रहा है खाने के लिए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अलग पार्टी अलग जो है एक साथ गैर कांग्रेसी एक साथ होंगे और चुनाव लड़ेंगे। ऐसा इसका थिंकिंग था, हुआ भी ऐसा ही। और जब ऐसा हुआ, चुनाव हुआ 1967 में चौथा आम चुनाव हुआ, तो इस चौथा आम चुनाव में कांग्रेस की सीटों में गिरावट आई, जितना सीट उसे मिलना चाहिए नहीं मिला, वोट भी कम मिला। और 9 राज्य ऐसा था जहां पर कांग्रेस की पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। इसीलिए इस दौर को बोला जाता है राजनीतिक भूकंप। कांग्रेस के लिए क्या बोला जाता है? राजनीतिक भूकंप का वर्ड यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि चौथा आम चुनाव में कांग्रेस को जितना सीट मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। चौथा आम चुनाव में कांग्रेस को जितना वोट मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। और बहुत सारे राज्य, 9 राज्य ऐसे थे जहां पर कांग्रेस सरकार नहीं बना पाया था। इसीलिए इस दौर को बोला जाता है राजनीतिक भूकंप। कांग्रेस के लिए कौन सा भूकंप? राजनीतिक भूकंप। की एक ऐसा भूकंप आया और उस भूकंप में जो है सो कांग्रेस ढह गया। और कांग्रेस को जो अपने आप पर घमंड था, वो घमंड क्या हो गया? चूर चूर हो गया। समझे? अब हुआ क्या? सीट भी कम आई। सोचने वाली बात यह है कि जब इसका रिजल्ट आया तो इस रिजल्ट में इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्रिमंडल जो थे, मंत्रिमंडल तुम लोग को पता है, कैबिनेट मिनिस्टर जिसको हम लोग कहते हैं, तो कुछ कुछ जो मंत्री थे वो मंत्री भी नहीं जीत पाया चुनाव। यहां तक कि जो के कामराजन, ये अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और अध्यक्ष होने के बाद तमिलनाडु से ये चुनाव लड़ते हार जाते के कामराजन। और यही के कामराजन जो है सो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, लेकिन ये चुनाव हार गया। ये एस.के. पाटिल, ये भी मंत्री थे, लेकिन ये मंत्री होने के बावजूद भी महाराष्ट्र से चुनाव लड़ता है, लेकिन चुनाव हार जाता है। फिर दूसरा अतुल्य घोष पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ता है, ये भी हार जाता है बेचारा। ये के.बी. सहाय, ये बिहार से चुनाव लड़ता है, ये भी हार जाता है। तो ये सब जो देख रहा है ये सब मंत्री है, और ये सब चुनाव में क्या हो गया? हार हो गया। इंदिरा गांधी को बहुत झटका लगा कि मेरे बड़े बड़े नेता जिस पर हम ट्रस्ट करते थे, जो हमारे दायां हाथ की तरह थे, वही सब चुनाव में हार जा रहा है। मतलब कांग्रेस के अंदर गलती हुई है। गलती कहाँ हुई है उसको देखना है, तब जाकर के कांग्रेस में धीरे धीरे फूट पड़ता है। और फूट पड़ता है तो कांग्रेस भी 2 भागों में बट जाता है, जो हम आगे बताएंगे। लेकिन अब देखो, जब ये राजनीतिक चुनाव इसका रिजल्ट आया तो रिजल्ट में 7 राज्य ऐसा था जहां पर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। और एक समय था कि केरल को छोड़ करके सभी राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिला था ना। और अभी समय वही है कि 7 राज्य ऐसा है जहां पर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है, और 2 राज्य ऐसा है जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने से रह गया, नहीं बन पाया, क्योंकि दल बदल हो गया। वहां पर कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग दूसरा दल में चल गया, इसका विधायक उसमें चल गया, उसका विधायक उसमें चल गया, जिसकी वजह से 2 राज्य में वहां पर चुनाव भी नहीं हो पाया। सबसे पहला जो पंजाब हरियाणा जो है, यहाँ पर एक आया राम गया राम कह के एक आदमी फेमस है, वो कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में चल जाता था। और 9 राज्य कौन है जहां पर कांग्रेस हारा? वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल।
ये जो 9 राज्य है, इस 9 राज्य में कौन हारा? कांग्रेस। किसकी हार हुई? कांग्रेस की। अब समझो कांग्रेस का घमंड चूर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत उछल रहा था कि हम जो है सो दुनिया में हमारे जैसा कोई नहीं है। देखो, इसीलिए बोलते हैं ना कि नीचे जो ऊपर पहुंच जाते हैं, जो आसमान को ऊंचाइयों को छू लिया, जो बहुत सक्सेस हो गया है और उसके अंदर भी घमंड आ जाती है ना, तो उसे नीचे गिरने में भी वक्त नहीं लगता है। कांग्रेस देखो, जो पूरे राज्य में एकमात्र कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था, लेकिन इसका भी घमंड चूर हुआ, ये भी नीचे गिरा और 9 राज्य में समझो कि इसकी सरकार नहीं बनी। समझा कि इसलिए घमंड चूर होता है, घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, एक मद्रास प्रांत था, जिसको अभी तमिलनाडु हम जिसको बोलते हैं, जो मद्रास प्रांत था, वहां पर एक क्षेत्रीय पार्टी बहुमत की सरकार बनाई, पहली पार्टी, जिसको हम लोग कहते हैं डीएमके या द्रविड़ मुनेत्र कस्कम पार्टी। ये जो द्रविड़ मुनेत्र कस्कम पार्टी, ये मद्रास प्रांत में बहुमत की सरकार बनाई, वहां पर बहुमत से यह सरकार बना डीएमके पार्टी। और डीएमके पार्टी बहुमत क्यों प्राप्त किया? रीजन था, रीजन ये था कि केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और वो कांग्रेस पार्टी की सरकार कह रहे थे कि तमिलनाडु में राज्य भाषा जो होगा वो हिंदी होगा और तमिल के लोग जो सो तमिल बोलेंगे, कन्नड़ बोलेंगे, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल। तो वो सब कह रहे थे कि नहीं, यहाँ पर तमिल होना चाहिए और केंद्र सरकार बोल रहा था नहीं, हिंदी होना चाहिए। अब ये पार्टी जो है डीएमके इसी का मौका का फायदा उठाया, बोला कि यदि हमारी सरकार बनती है तो तमिल यहाँ की राजभाषा बनेगी, हिंदी यहाँ की राजभाषा नहीं बनेगी। अब सबको वोट दे दिया फटफट, किसको? डीएमके को। अब डीएमके को वोट दे दिया और डीएमके गया जीत। तो पहला क्षेत्रीय पार्टी डीएमके पार्टी था जिसको पूर्ण बहुमत मिला। कहां से? मद्रास प्रांत से। समझी? तो ये था ये। तो क्वेश्चन कहीं पूछेगा कि चौथा आम चुनाव का परिणाम क्या था, तो यहाँ से तुम लोग यही लिख सकती है कि चौथा आम चुनाव का परिणाम यही था कि कांग्रेस की सीटों में और वोटों में बहुत सारी गिरावटें आई, बहुत गिरावटें आई। 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस सरकार नहीं बना पाया। गठबंधन धीरे धीरे बढ़ने लगा, पहले गठबंधन का नाम निशान नहीं था, अब धीरे धीरे गठबंधन का क्या हो रहा है? उदय। क्योंकि यहाँ पर गैर कांग्रेसी लोग जो थे ये सब धीरे धीरे क्या करने लगे? गठबंधन। जो गैर कांग्रेसी हैं ये धीरे धीरे क्या करने लगे? गठबंधन बनाने लगे। तो धीरे धीरे गठबंधन का दौर आएगा। अभी पढ़ेंगे, अगला टॉपिक वही है कि गठबंधन का उदय कैसे हुआ। तो ये सब किसका रीजन था? और भी हम लोग लिख सकते हैं कि चौथा आम चुनाव में जो इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में जो मेन मंत्री थे वो भी चुनाव हार गए। के कामराजन, अतुल्य घोष, एस.के. पाटिल के भी शाही इसके उदाहरण है। ऐसे ऐसे कई सारे लीडर जो है सो चुनाव हार गए। समझी? कोई दिक्कत यहाँ तक? लिख लो इसको।